कहेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बफर एम्पलीफायर, ठीक है। तो किसी भी नाम से वो पूछ सकता है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगभग ये ज्यादा नंबर में नहीं आता है, क्योंकि ना तो इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा है, ना ही इसका कोई डेरिवेशन बहुत बड़ा है, ठीक है। ये या तो 2 नंबर में आ सकता है, व्हाट इज यूनिटी गेन एम्पलीफायर, ठीक है। या तो जब ये आपका सेक्शन बी आता है जिसमें या सेक्शन सी आता है जिसमें मतलब 2-3 क्वेश्चन मिक्स कर देते हैं और 10 नंबर में दे दिया, 2 क्वेश्चन साथ साथ मिक्स कर दिया, इस टाइप से क्वेश्चन ही आ सकता है। बट अकेला क्वेश्चन है 10 मार्क्स का नहीं आएगा, क्योंकि इतना ना ही इसकी इतनी थ्योरी है, ना ही ये इतना लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ये चीज हम लोगों को देखना है कि हमने सपोज करो देखा कि यूनिटी गेन एम्पलीफायर क्या होता है और क्यों इसको यूनिटी गेन एम्पलीफायर कहते हैं। तो इसका जो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से हम बनाते हैं ऑप एम्प, और इसका जो जो फीडबैक है वो डायरेक्टली इनपुट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इस पे हम इनपुट सप्लाई देते हैं वी, ठीक है। और सारे रेजिस्टेंस हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, क्यों? क्योंकि समटाइम्स वी वांट द आउटपुट सेम एज वी हैड गिवन, हमें बिल्कुल सेम आउटपुट वही चाहिए जैसा हम इनपुट में जे दे रहे थे, वैसा ही आउटपुट चाहिए, ना 1 पॉइंट बढ़े ना 1 पॉइंट घटे, ठीक है। व्हेन वी नीड दैट टाइप ऑफ आउटपुट, देन वी यूज यूनिटी गेन एम्पलीफायर और वी कैन से बफर एम्पलीफायर। उसमें हम क्या करते हैं, फीडबैक रेजिस्टेंस को भी गायब कर देते हैं, यहां से भी गायब कर देते हैं। जो नॉन इन्वर्टिंग कंसेप्ट होता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, वही आपका काम करने लगता है ऐसे वोल्टेज फॉलोवर। वोल्टेज फॉलोवर क्यों कहा हमने कि आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द इनपुट वोल्टेज, जैसा हम इनपुट वोल्टेज देते हैं इट विल फॉलो द same and produce the same output. That's why it is known as voltage follower. The output, yeah, we can say the amplifier which produces the output just as same as input, or we can say replica of input. मतलब एज इट इज जैसा था नॉर्मल वैसा ही हमें आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा, और वी कैन से इट जस्ट फॉलो द इनपुट वोल्टेज एंड प्रोड्यूस द आउटपुट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा, इसको हमने मान लो सपोज को V1 मान लिया, जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही ये होगा। तो यानी कि जो आप अब यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस इस यहाँ पे भी नहीं है, तो इसका मतलब जो वी इन है वही आपका V1 है, वही आपका V2 है, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। दिस मीन्स दैट वी इन इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2, है ना। फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल यही ग्राउंड कहता है कि जो पोटेंशियल एट वन टर्मिनल मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट अनदर टर्मिनल। तो दिस इज फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, ये चीज हो गई इसके बराबर। अब यहां से देखिए, क्योंकि दिस इज द फीडबैक पाथ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इनपुट, देयर इज नो रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो जो यहाँ वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, वही वोल्टेज यहाँ होगा, वही वोल्टेज ये होगा, क्योंकि देयर विल बी नो वोल्टेज ड्रॉप बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट। देखिए वैसे तो ना के बराबर वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि ये जो वायर लगा है इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, बट इट इज नेग्लिजिबल, क्योंकि जब भी हम कोई चीज प्रूव करते हैं वी एज्यूम दैट इट इज 100% आइडियल, है ना। तो इसका मतलब अगर मान लिया आपका 100 किलो ओम है, तो 100 किलो ओम में से अगर रेजिस्टेंस भी है 0.11 ओम, तो वो नेग्लिजिबल है, उसको हम इतना ज्यादा नहीं सोचते, ठीक है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे है द सेम पोटेंशियल विल बी हियर, इट मींस V2 is equals to V out because there is no voltage drop as there is no feedback, as there is no resistance connected in the feedback path. तो इसका मतलब ये आ गया। अब हमें गेन जो होता है, गेन हमको पता होता है, गेन इज इक्वल्स टू A इक्वल्स टू V आउटपुट अपॉन V इन, V आउटपुट अपॉन V इन इज द गेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका V आउटपुट है, ठीक है, जो आपका V आउटपुट है वो ही आपका V2 है, जो V2 है वही आपका V इन है, इसका मतलब V आउटपुट अपॉन V आउटपुट, क्योंकि V इन इज ऑल्सो इक्वल्स टू V आउटपुट, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू V इन, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू V इन फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस। तो इसका मतलब V A इक्वल्स टू V आउटपुट अपॉन V आउटपुट। तो V हमको क्या मिला, इसका क्या मिला गेन,
गेन हमको इसका मिला 1। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई एम्पलीफायर जिसका गेन 1 मिलता हो, दैट इज नोन एज यूनिटी गेन एम्पलीफायर। An amplifier which produces the same output and having gain equals to 1, that is known as UT gain amplifier। तो इस तरीके से आप इसका डेरिवेशन करेंगे कि how we will get gain 1 in UT gain amplifier, and or we can say why it is known as UT gain amplifier। This is the reason why this amplifier is known as UT gain amplifier, because its gain is 1। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें देखा जाए, दूसरा तरीका अगर हम देखते हैं तो ये कौन सा एम्पलीफायर था, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था। दिस इज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्यों? क्योंकि हमने जो इनपुट दिया था वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया था, तो इट बिकम्स अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगर हम ऐसे कंसीडर करें, आप ऐसे ही ड्राइव करिए जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसका एक अल्टरनेटिव और है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, लेकिन आप वैसे करिएगा नहीं, जैसे मैंने बताया है आपको वैसे ही करना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने माना दिस इज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो आपका गेन आता है वो क्या आता है, 1+RF/R1। ये हमको पता है कि जो इसका आउटपुट आता है 1+RF/R1 आता है। ठीक है ना? तो ये जो आर एफ होगा क्यों जीरो होगा, क्योंकि देयर इज नो फीडबैक रेजिस्टेंस, आपको कोई फीडबैक रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। इसका मतलब जब आर एफ इक्वल टू जीरो हो गया, तो यानी कि 1+0/R1 = 0। इसका मतलब जो वी आउटपुट होगा वही आपका वी इनपुट होगा, यानी वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, A = V output/Vin, दैट इज इक्वल टू 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि इट इज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है एंड देयर इज नो फीडबैक पाथ, इसका मतलब आर एफ इज टोटली इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे R1 ना के बराबर होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, बट आर एफ तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं कि ये यहाँ से जीरो हो गया, बिकॉज आर एफ देयर इज नो आर एफ, आर एफ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे V इक्वल टू VI आ गया, तो इसका मतलब गेन जो होगा हमारा V आउटपुट Vin इक्वल टू 1। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया है आप ऐसे करिएगा, जैसे नेट पे दे रखा है वैसे नहीं, आप इस तरीके से प्रोसेसिंग करिएगा। जो हमने कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड पढ़ा है, उस कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से ये चीज होती है। ठीक है, ये चीज कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से होती है, ये वहां से आ गई, तो हमारा जो गेन का एक्सप्रेशन होता है वो होता है, दैट्स व्हाई इज दिस इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आप ड्राइव करिएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, जो नेट पे आपका दे रखा है, मैंने कल देखा तो उसमें इस तरीके से भी दे रखा है, तो आप इस तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, लेकिन जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, आप उस हिसाब से करें, क्योंकि इसमें क्या है, आर एफ जीरो है, क्योंकि यहाँ पे R1 भी तो नहीं लिया है ना। अगर हम चलो इनके इनके कंसेप्ट से चल रहे हैं, मान लो यहाँ पे R1 भी नहीं लिया, तो 0/0 हो जाएगा, है ना। 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड कंडीशन होती है। ठीक, इसलिए हम ये वाला डेरिवेशन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप करें। ठीक, बट सही है ये भी, क्योंकि आर एफ तो यहाँ पे है नहीं, R1 तो यहाँ पे होगा ना के बराबर। ठीक है, R1 हम ना के बराबर लेंगे यहाँ पे, इसलिए ये टर्म आपका जीरो हो गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई काटेगा नहीं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन जो अभी तक हम कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, आप उस तरीके से इसको करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यूनिटी गेन एम्पलीफायर से इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर सर्किट दैट डज नॉट सर एम्पलीफाई, क्योंकि वो एम्पली। हाँ बेटा। सर एक बार जैम हाँ, बोर्ड दिखा दीजिए, आपने जो लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना तुरंत ही, लिखने से अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं, जब आपका कॉलेज खुलेगा, आप लोग टेंशन मत लो, आपका जब कॉलेज खुलेगा तो मेरे पास मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ओपन के हैंड कॉप मतलब हैंड रिटन नोट्स हैं, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग जीरोक्स कर देना। उसमें बिल्कुल सब ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, जो मतलब कि जैसे जैसे एक पेपर में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक, उसमें उसी हिसाब से उतने ही नोट्स लिखे हैं, दैट मच यू कैन राइट इन योर एग्जाम। ठीक है, वो मैं हैंड रिटन नोट्स आपको दे दूंगा, आप लोग उसकी जीरोक्स कॉपी कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको कोरियर नहीं कर सकता हूँ लेकिन हाँ, जब आपका कॉलेज खुलेगा, मैं गोविंद पर मैं अब वो नोट्स भी तो कॉलेज में पड़े हुए हैं ना, वो नोट्स भी तो कॉलेज की फाइल में, कोर्स फाइल में लगे हुए हैं, दिक्कत तो ये भी है। नहीं तो अगर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होते तो मैं फोटो खींच के आपको व्हाट्सअप नहीं कर देता, पीडीएफ बना के।
मैंने सर्च किया, मैंने ये देखा एक बार तो शायद बैग में रखे हो वो, फिर वो मुझे ध्यान आया कि वो कोर्स फाइल में नोट्स लगे हुए हैं। उसमें ओपेम का पूरा आपका सिस्टमेटिक वे में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सब कुछ एज इट इज उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं वो नोट्स डिलीवर कर दूंगा जैसे ही कॉलेज खुलेगा। फर्स्ट डे मैं आपको सबसे पहले वो नोट दूंगा। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, अभी आप उनको पढ़ते रहो। ठीक है, वो भी नोट्स सही है, लेकिन वो उस वे में नहीं लिखे हैं जैसे मैं आपको जो नोट दे रहा हूँ उस तरीके से, शायद थोड़ा बहुत उसमें वेरी करता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे जेम बोर्ड पे करके भी दिखाता हूँ, ताकि आप इसको अपने आप से प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको वो चीज अच्छी आ जाएगी। मतलब और करना भी चाहिए, अपने आप कवरअप भी करना चाहिए, अपने आप भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पक्की पकाई खिचड़ी हमेशा नहीं खानी चाहिए। जैसे मैं आपको दे दूंगा, आप उसको रट्टा मार लें, ठीक है, तो वो ज्यादा दिन आपको दिमाग में नहीं रहेगा। लेकिन अब मैं करा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, उसको जब दोबारा अपने आप से करेंगे ना, तो वो दिमाग में आपके बैठ जाएगा, हाँ जी ये ऐसे होता है। ठीक है, तो वो नोट्स में दूंगा, लेकिन जब आप कॉलेज खुलेगा तब मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। आप उसमें, मेरे पास सारे उसके नोट्स हैं, डायोड वगैरह सारे यूनिट्स के नोट्स मेरे पास हैं, जैसे जिस हिसाब से आपका सिलेबस है वो मैं आपको दे दूंगा जैसे कॉलेज में। लेकिन अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते रहो, जो नोट दे रहा हूँ उनको पढ़ते रहो। ठीक है, अभी आप उसी हिसाब से पढ़ते हो जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मैं दूंगा सब कुछ आपको, जैसे कॉलेज खुलेंगे सब कुछ दे दूंगा, टेंशन भी किसी चीज की मत लो। लेकिन साथ साथ में पढ़ते जरूर रहो। अब डिपेंडेंट नहीं रहना कि हाँ जी हमको जी नोट्स मिलेंगे तब हम उससे पढ़ेंगे। ठीक है, वो नोट्स रहेंगे, वो आपके आपको हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन जितना नॉलेज आपके दिमाग में रहेगा वो आपकी जिंदगी भर के लिए रहेगा। ठीक है, तो रटने की कोशिश मत करो, ये मैं स्टार्टिंग से समझाता हूँ। वो नोट्स सिर्फ इसलिए हेल्पफुल होते हैं, जो नोट्स उनके लिए होते हैं जो क्लास नहीं करते। जो एब्सेंट हो गए, चलो भाई उनका कवरअप तो कराना ही, नोट दे दिए, ठीक है वो अपने आप पढ़ लेंगे। लेकिन जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उनको नोट्स की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। वो क्या है, एक बार पढ़ लिया, हाँ जी ऐसा होता है, एक बार खुद अपने आप प्रैक्टिस करें। जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम वो दूसरे पूछ ले, सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आई थी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो नोट्स पे इतना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। जब आपने क्लास कर लिया तो नोट्स की जरूरत नहीं है। फिर भी हम नोट्स आप लोगों को देते हैं हर तरीके से, कि बच्चों को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो बच्चा अपसेंट है, जैसे मान लो अभी 39-40 बच्चे हैं, अभी भी 17 बच्चे अपसेंट है, तो उनका भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उनके लिए नोट्स हैं। ठीक है, बाकी जिसको चाहिए वो भी अपना ले, वो एक अलग बात है। लेकिन जो क्लास करता है भाई, टीचर का मतलब क्या है, टीचर सिर्फ आपको 50 मिनट पढ़ाए, ना कुछ लिखवाए ना कुछ, बस आपको पढ़ाता रहे। उस 50 मिनट में क्या है, जो पढ़ा रहा है उसमें आपको दिक्कत नहीं होती, दिक्कत है तो 10 बार पूछो। लिखवाने का मतलब क्या है, वो तो बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, किताबें इतनी सारी, सब में लिखा हुआ है। फिर पढ़ाने का मतलब क्या है, अगर मैं क्लास में आपको डिक्टेट करने बैठ जाऊं तो वो लेक्चर नहीं रहा, वो तो डिक्टेशन हो गई, जैसे छोटे क्लास में करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना, इसलिए मैंने फर्स्ट डे जब आपका क्लास लिया तो मैंने ये कहा था कुछ नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा, लेकिन नोट्स बाद में सारे दे दूंगा आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो भी अच्छे लेक्चर, बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, वो कभी भी क्लास में डिक्टेट नहीं करते या कभी भी कोई चीज लिखवाते नहीं, वो सिर्फ अपना लेक्चर लेते हैं, पढ़ाते हैं बस। और ऐसा ही होना चाहिए। अब आप लोग प्रोफेशनल में आ गए हैं, अगर कोई आपको लिखवाता है तो मना कर दो, सर हमें लिखवाइए मत, हमें सिर्फ समझाइए। लिखा तो किताब में हम उससे समझ लेंगे सर, किताब में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, न्यूमेरिकल भी हर चीज है। उसमें क्या है, आपका एक तो टाइम नहीं वेस्ट होगा। ठीक है, आपको जहां एक चीज समझ में आ रही होगी वहां आपको दो चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब जब आपको पता होगा कि ये फैकल्टी मुझे लिखवाएगा नहीं, तो आप ब्लैक बोर्ड पे भी कंसंट्रेशन आपका ज्यादा रहेगा कि हाँ मुझे समझना है, समझना है। ऐसे क्या जी, कोई बात नहीं है सर, नोट्स तो दे ही देंगे, नोट से रट्टा मार लेंगे, तो वो चीज वहीं पे खत्म हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये, तो इसमें क्या है, जो जो आउटपुट वोल्टेज इन यूनिटी गेन एम्पलीफायर इज सेम एज द इनपुट वोल्टेज। तो कभी कभी हमें ऐसे रिक्वायरमेंट होती है, वी वांट अ सेम आउटपुट जैसा हम दे रहे हैं, हमें कोई एम्पलीफिकेशन कोई मॉडिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए, वी वांट जस्ट द सेम आउटपुट। तो वहां पे हम इस सर्किट का यूज करते हैं। ठीक है, फॉलोवर इज a circuit in which the output is exactly the same voltage as the input. That's why it is known as voltage follower. जो हम voltage input पे देते हैं, we will get the same output at the output side. So that is why it is also known as voltage follower. तो यूनिटी गेन एम्पलीफायर का भी रीजन दिया है कि उसको यूनिटी गेन एम्पलीफायर कहते हैं। वोल्टेज फॉलोवर का भी इसमें दे रखा है कि उसको वोल्टेज एम्पलीफायर क्यों, वोल्टेज फॉलोवर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसको इनपुट को फॉलो करता रहता है, आउटपुट देता रहता है। इसका सर्किट भी यहाँ पे बना है, इसका डेरिवेशन भी है, ये भी मैंने इसका अल्टरनेटिव डेरिवेशन भी आपको बता दिया। ठीक है, इसको बफर एम्पलीफायर भी कहते हैं, इसका भी मैंने आपको
यहाँ पे बता दिया कि दिस इज ऑल्सो नोन एज बफर एम्पलीफायर। तो इट इज यूज टू कंट्रोल द इम्पिडेंस लेवल इन द सर्किट, कि जो सर्किट का जो है इम्पिडेंस यानी कि रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस 0 रहे, इनपुट इम्पिडेंस इन्फिनाइट रहे। जब ये कंडीशन रहेंगी तभी आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा इनपुट के। तो इसका जो इम्पिडेंस लेवल है इनपुट और आउटपुट का, डेट विल बी ऑल्सो मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, तो ये इसके चीजें इसमें दे रखी हैं, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द बफर इज वेरी हाई। आपको पता है इनपुट इम्पिडेंस ओपन का भी बहुत ज्यादा होता है, बल्कि अगर 100% परफेक्ट होगा तो इन्फिनाइट होगा। आउटपुट इम्पिडेंस लो होता है, तो इसीलिए इसको हम बफर एम्पलीफायर कहते हैं, क्योंकि इट विल सेटिस्फाई द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर एम्पलीफायर। क्योंकि बफर एम्पलीफायर में इनपुट इम्पिडेंस हाई होना चाहिए, इसमें भी है। आउटपुट इम्पिडेंस लो होना चाहिए, इसमें भी है। ठीक है, और ये जो है इट आइसोलेट्स पार्ट ऑफ द ओवरऑल सर्किट फ्रॉम द आउटपुट। कि अगर हमें इसको कहीं पे यूज करना है तो इसका मतलब क्या है, ये उतने पार्ट को बिल्कुल अलग कर देता है सर्किट से, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है जहां पे हमें पूरा आउटपुट वही मिलेगा जो इनपुट मिलेगा। और ऐसा कोई सारे सर्किट में जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ पूरा आउटपुट वही मिले जो हम इनपुट दे रहे हैं, क्योंकि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि देर इज कुछ ना कुछ तो आपका डिस्टॉर्शन होगा ही। अगर कोई भी सिग्नल सर्किट के अंदर जा रहा है ना, तो उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टॉर्शन या नॉइस उसमें आना ही आना है। लेकिन यही एक ऐसा सर्किट है जहां पे ये चीज नहीं आती। इसका मतलब इट आइसोलेट दिस सर्किट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द सर्किट। ठीक, अगर हमें ऐसा चाहिए तो हम इसको लगा रहे हैं किसी भी सर्किट में, जिसका मतलब क्या, ये अपने आप को दूसरे पार्ट से आइसोलेट कर देता है। ठीक है, क्योंकि इट विल प्रोवाइड एज मच आउटपुट एज वी आर गिविंग द इनपुट। बाकी कंडीशन में ऐसा होता ही नहीं है। तो जहां पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, वी कैन यूज एट दैट प्लेस एंड वी विल गेट द सेम आउटपुट। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिटी गेन एम्पलीफायर। तो हम लिखेंगे यूनिटी गेन एम्पलीफायर, यूनिटी गेन एम्पलीफायर से दैट एम्पलीफायर विच प्रोड्यूस द सेम आउटपुट एज द इनपुट एंड इट्स गेन इज इक्वल्स टू 1। ठीक, इतना लिखने के बाद सर्किट बनाएंगे, डेरिवेशन करेंगे और लिख देंगे, खत्म कर देंगे। और भी आप लिखना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो इसमें इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज फॉलोवर, इट इज ऑल्सो नोन एज बफर एम्पलीफायर। बफर एम्पलीफायर के कुछ रीजन लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं कि इसका इम्पीडेंस लो हाई होना चाहिए तो इनपुट इम्पीडेंस का इसका भी हाई है, आउटपुट इम्पीडेंस 0 होना चाहिए तो इसका भी आउटपुट इम्पीडेंस बहुत कम है। तो इट्स ऑल्सो सेटिस्फाई द फीचर्स ऑफ बफर एम्पलीफायर। तो इसको हम बफर एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बना के अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो ये नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, साथ ही में आज। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा बस। और बाकी तो मैंने डेरिवेशन इसका जो कराया है आप इस तरीके से कर लेंगे डेरिवेशन। ठीक है, अपने हिसाब से फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू दिस एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू दिस एंड एज देयर इज नो फीडबैक पाथ देन आरएफ इक्वल्स टू 0 एंड देयर इज नो रेजिस्टेंस। इट मींस जो हमारा V2 है वही आपका V आउट होगा। तो ये सारा रीजनिंग करके आप लिख देंगे और यहाँ पे गेन निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1, खत्म। ठीक है, अब बात आती है डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर की। क्या है डिफरेंशिएटर, क्या है इंटीग्रेटर? ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास एक कोई ऐसा सर्किट है, हम उसको इनपुट दे रहे हैं और हमें आउटपुट मिल रहा है इंटीग्रेट होके। मान लिया हमने दिया 2, आउटपुट मिल गया 2x, या हमने दिया x, आउटपुट मिल गया x²/2, या हमने दिया इनपुट 2x और आउटपुट मिला हमें 2, तो वो डिफरेंशिएटर हो जाएगा। तो हमने कुछ ओपन में ऐसा किया, हमने कुछ इसकी सर्किटरी चेंज की। एक्चुअली क्या हमने क्या देखा है, ये तो एडर का भी काम कर रहा है, अच्छा सबट्रैक्टर का भी काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ इसमें ऐसा करें, क्या ये इंटीग्रेटर बन सकता है? अच्छा इंटीग्रेटर बन गया। अच्छा अब क्या करें, इंटीग्रेटर तो डिफरेंशिएटर का उल्टा होता है। अगर इसका सर्किट उल्टा करके देखें क्या डिफरेंशिएटर काम करेगा? तो उन्होंने क्या किया, सर्किट उल्टा किया। व्हेन ही रिवर्स द सर्किट देन ही सॉ दैट इट विल जस्ट परफॉर्म द अपोजिट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटर, देन ही सेड दैट इट इज ए डिफरेंशिएटर। तो यही सारी इन्होंने कुछ डिस्कवरियां की। तो उन्होंने कहा भाई जो ओपम है हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर बिकॉज इट परफॉर्म्स मैथमेटिक फंक्शंस। तो बस यही हमको करना है। अब इसके सर्किट में कुछ चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस क्या है वो हमको देखना है। ठीक है, तो एक मिनट जरा मैं इसका नोट्स निकाल लूं इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर का। ठीक है, डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएटर पढ़ेंगे।
कि डिफरेंशिएटर क्या है कि एक ऐसा कोई सर्किट है जिसमें हम जो भी इनपुट दें उसका जो आउटपुट मिले वो डिफरेंशिएट होके मिले, देन वी कैन से दिस इज अ सर्किट, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएटर। ठीक है, तो एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और वी कैन से व्हेन वी गिव इनपुट टू द ओप एम्प देन इट विल प्रोड्यूस द आउटपुट विच इज इक्वल्स टू द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इनपुट, यानी कि जस्ट उसका डिफरेंशिएट करके आउटपुट हमको दे दे। डिफरेंशियल और डिफरेंशिएट अलग है। कभी कभी पेपर में पूछता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो डिफरेंशियल का मतलब होता है सबट्रैक्टर, क्योंकि डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस करना। डिफरेंशिएटर इज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंशियल और डिफरेंस और सबट्रैक्टर। जब पहले सिलेबस में सबट्रैक्टर था तो वो सबट्रैक्टर वर्ड नहीं यूज करता था, एक्सप्लेन ओपम ऐसे सबट्रैक्टर नहीं यूज करता था, वो कहता था ओपम ऐसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जब वर्ड आता था तो बच्चे वहां पे सबट्रैक्टर ना बना के डिफरेंशिएटर बना के आते थे और सीधे वो जीरो कर देता था, क्योंकि हमने कहा ओपम इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इसका मतलब इट प्रोड्यूसेस द आउटपुट विच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू अप्लाइड इनपुट वोल्टेज। तो हमें वहां पे सबट्रैक्टर करना होता था इन केस ऑफ डिफरेंशियल। अब यहाँ इसलिए हो सकता है, इसलिए आपके सिलेबस से हटा दिया हो डिफरेंशियल यानी सबट्रैक्टर, क्योंकि बच्चे क्या करते थे तो उसमें गलती करते थे, डिफरेंस सब वो डिफरेंशियल पूछता था तो वो बच्चे वहां पे डिफरेंशिएटर बना के आते थे, जबकि वहां पे हमें सबट्रैक्टर बनाना है। तो पहले इसलिए हम डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर पढ़ा रहे हैं जो आपके सिलेबस में, उसके बाद हम सबट्रैक्टर भी पढ़ाएंगे। मे भी गलती से क्वेश्चन सेट हो जाए, क्योंकि पहले सिलेबस में फर्स्ट ईयर में था ये, तो इसलिए वो भी हम पढ़ेंगे और बहुत इजी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो सर्किट होता है, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। हमने क्या किया इसमें, जो फीडबैक रेजिस्टेंस था वहां पे तो हमने फीडबैक रेजिस्टेंस लगा दिया, आर एफ लगा दिया, आर लगा दो। आप आर एफ लेते हैं तो यहाँ पे आर एफ ही लीजिए, आप बार बार नोटेशन चेंज मत करिए, यू कैन राइट हियर आर एफ। ठीक है, और यहाँ पे जो हम आर लेते थे हमने उस आर को रिप्लेस कर दिया सी से। जब हमने उसको सी से रिप्लेस किया तो हमने यहाँ पे कुछ इनपुट दिया, यहाँ पे सपोज को हमने 2 दिया और 5, जो भी इनपुट हमने दिया, तो जो यहाँ पे आउटपुट हमको मिला वो उसका डिफरेंशिएट होके मिला बाय यूजिंग विद दिस कैपेसिटर। तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमने तो खाली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, देखते क्या होता है। इन्होंने देखा तो यहाँ पे तो हमें डिफरेंस होकर आउटपुट मिला, इसका मतलब ये तो डिफरेंशिएटर हो गया। जब इन्होंने डिफरेंशिएटर बना लिया तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसका अपोजिट करें तो क्या इंटीग्रेटर बनेगा, यानी कि आर को उठा के यहाँ पे लगा दिया और सी को उठा के यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे इनपुट दिया, तो इन्होंने देखा यहाँ पे तो इंटीग्रेट होके मिल रहा है, इसका मतलब ये इंटीग्रेटर बन गया। ठीक है, तो डिफरेंशिएटर पढ़ेंगे, जैसा है डिफरेंशिएटर है, अगर एक पढ़ लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा, दूसरा इंटीग्रेटर बन जाएगा। बस चेंज क्या करना पड़ेगा आपको, दिस कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय आर एंड दिस आर इज रिप्लेस्ड बाय सी, यानी कि आपको इसको इंटरचेंज कर देना, बस सर्किट में ये आर उठा के यहाँ डालना, सी यहाँ डाल देना, बस इंटीग्रेटर बन जाएगा। अब ये डिफरेंशिएटर हमारा बन गया, अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है कि क्या सचमुच ये आउटपुट डिफरेंशिएटर का देगा। हमने सर्किट तो बना लिया, उसने कह दिया कि हाँ जी डिफरेंशिएटर है, तो हमें भी तो देखना है कि सचमुच ये डिफरेंशिएटर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वी हैव टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर दैट। ठीक है, कि अगर ये डिफरेंशिएटर का आउटपुट आ गया तो इसका मतलब ये सचमुच डिफरेंशिएटर है। तो इसमें देखिए कुछ कहानी कर रखी है ये, ठीक है, ये सब कहानी कर रखी है। लास्ट में देखो क्या दिखा दिया इन्होंने कि ये इसका डिफरेंशिएशन होके मिल गया, भाई जो आउटपुट मिल रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ अप्लाइड इनपुट वोल्टेज। तो ये कहानी कैसे आ रही है, ठीक है, इन्होंने किया है कुछ अपने तरीके से, हम अपने तरीके से करेंगे जैसे अब तक हम करते आए हैं, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या सचमुच ऐसा आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या इसकी प्रोसेसिंग कैसे आगे प्रोसेस करेंगे इसको। तो डिफरेंशिएटर का सर्किट सबसे पहले बनाएंगे, फिर उसमें हम जैसे केसीएल केवीएल केसीएल लगाते हैं तो उस तरीके से केसीएल लगाएंगे। केसीएल लगाने के बाद जो हम नोडल एनालिसिस कंसेप्ट लेते थे, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन आर, वो सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, फिर देखते हैं जिसमें क्या होता है। नोट्स में वो भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा जो मैंने आपको दिखाए थे भी। ठीक है, करना आपको अपने तरीके से ही है, जैसे मैं बता रहा हूँ। हर बुक में हर एक डिफरेंट तरीके से मिलेगा, नेट से निकालेंगे, नेट में भी डिफरेंट तरीके से मिलेगा। ठीक है, मतलब कि हर, लेकिन फाइनल आउटपुट आपका सेम आएगा। ये यहाँ पे तो सी लगा ना, नहीं नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सी लगेगा इन केस ऑफ डिफरेंशिएटर। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगा दिया
और यहाँ पे हमने सप्लाई दे दी वी इन, और इसको हमने कर दिया ग्राउंडेड, और यहाँ पे हम जो आर एफ लेते हैं तो हमने यहाँ पे आर एफ ले लिया, इसको कर दिया वी आउटपुट से कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज योर वी आउटपुट एंड दिस इज इक्वल्स टू आर एफ एंड दिस इज इक्वल्स टू सी। ये क्या है, हमारा कैपेसिटर हो गया। ठीक, यहां तो सबको समझ में आता है, किसी को कोई दिक्कत? अब ये सर्किट कैसे आया ये मत पूछना, क्योंकि जो जिसका सर्किट है सर्किट उसका वही रहेगा। जैसे हमने कहा था कि इसको ए ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ठीक है, क्योंकि इसकी कमिटी हुई तो हमने क्लास में बताया था ना, इसको ए ही पढ़ेंगे, इसको बी नहीं पढ़ेंगे। तो ठीक इसी तरीके से जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो इस सर्किट से परफॉर्म किया, तो देखा कि भाई अब किसी का सर्किट अगर रेडियो का है तो उससे टीवी तो चलेगा नहीं, तो रेडियो ही चलेगा, है ना। तो टीवी का सर्किट तो टीवी ही चलेगा उस, क्योंकि उसमें जो सर्किटरी उसी के हिसाब से। तो इसका मतलब दिस इज द सर्किट ऑफ इंटीग्रेट डिफरेंशिएटर एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस सर्किट। वी हैव जस्ट रिमूव दिस आर बाय सी। जब हमने आर बाय सी से रिमूव किया तो इसने एक डिफरेंशिएटर का फंक्शन परफॉर्म कर दिया, तो वो डिफरेंशिएटर होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब हमको ये जज करना है कि सचमुच उन्होंने तो कह दिया भाई ये डिफरेंशिएटर है, अब ये है कि नहीं है वो हमको देखना। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, तो यहाँ पे उसका कोरस्पॉन्डिंग आई भी होगा, क्योंकि आई इज इनवर्सली सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये यहाँ से आई जाएगा तो यहाँ भी आई आएगा। ठीक है, अब ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में करंट आईसी होगा, तो हम उसको चलो आई मान लेते हैं, क्यों हम 12 अलग अलग माने। ठीक है, फिर इस आई के लिए दो रास्ते हैं, एक तो इधर जाने का, एक तो इधर जाने का। ठीक है, इधर के लिए हम आई एफ लेते थे, क्योंकि फीडबैक रेजिस्टेंस लिया है तो फीडबैक हम करंट ले लेंगे आई एफ। ठीक है, इधर हमने उधर आई लिया है तो इधर हम आई वन ले लेते हैं, आई टू जो आपकी इच्छा हो वो ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इधर आई वन ले लिया। अब आपको ये भी पता है कि सर जो इस, हाँ बेटा, जहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस था वहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस रहेगा इसमें, हाँ फीडबैक रजिस्टर रहेगा इसमें, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज नहीं आएगा। बस ठीक, उसमें बेटा कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फीडबैक रेजिस्टेंस बस खाली जो R1 था वहां पे हमने क्या लगा दिया था, वहां पे हमने C लगा दिया है। ठीक है, R1 जहाँ पे हमने कैपेसिटर लगा लिया, क्योंकि एक नई चीज बना रहे हैं तो हमें सर्किट तो चेंज करना पड़ेगा ना कुछ, तभी तो नया चीज बनेगा। अगर हम यहाँ पे R लगा देंगे तो वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन जाएगा, है ना। तो हमें जब कोई नई चीज बनाना है, इसका मतलब अब हम चेंज भी सब यही कर सकते हैं, क्योंकि यही इनपुट सेक्शन है, यहाँ पर थोड़ा ना कुछ चेंज करेंगे। तो जो कुछ चेंज होगा वो इधर ही चेंज होगा, एडर के टाइम में कुछ और लगा देंगे, सबट्रैक्टर के टाइम कुछ और लगा देंगे, डिफरेंशिएटर के टाइम पे कुछ और लगा देंगे, इंटीग्रेटर के टाइम पे कुछ और लगा देंगे। बस हम ये चेंजेस करते गए और देखते गए, जो मिला हम उसके हिसाब से बोलते कि भाई ये बन गया है, ये बन गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आई एफ हो गया, और ये हमारा आई वन हो गया। और हमको ये भी पता है कि जो क्या हो गया, माउस नहीं अच्छे से काम कर रहा है आज। तो जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो होता है इन्फिनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए आर इन इक्वल्स टू इन्फिनाइट। नहीं भी लिखेगा तो भी काम चलेगा, तो हमें आगे जब हम लिखेंगे ना कि आई वन इक्वल्स टू 0, वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये, और यहाँ पे 741 जरूर लिख दीजिएगा सेंटर में, 741 आईसी। ठीक है, इतना रिप्रेजेंटेशन आप जरूर कर दीजिएगा इस आईसी का। अब ये जो पोटेंशियल यहाँ पे 0 दे रखा है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राउंडेड है। ठीक है, तो 0 पोटेंशियल जो यहाँ पे होगा 0 वोल्ट, वही 0 वोल्ट कहाँ पे आएगा, क्या हो गया, कर्सर नहीं काम कर रहा, ये यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो इसको हम ले लेते हैं V1। ठीक, इसको हमने V1 मान लिया। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल हम मान लेते हैं V2। ठीक, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। तो इस पॉइंट को हमने मान लिया P। ठीक, आप इसको जो भी मानना चाहें, ABCD P, नहीं भी मानना चाहेंगे तब भी काम चलेगा। ठीक है, अब देखिए जो V1 है वही इक्वल्स टू V2 होगा फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। V1
इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू 0 वोल्ट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। ठीक है, ये हो गया आपका 0 वोल्ट। अब हम अगर केसीएल लगा दें इस पॉइंट P पे, अप्लाइंग केसीएल एट पॉइंट P, इट मींस इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट यहाँ पे क्या है आपका I है, I इज इनकमिंग करंट एंड I2 आउटगोइंग करंट है एंड IF इज ऑल्सो द आउटगोइंग करंट। तो I इक्वल्स टू I2 प्लस IF। यहां तक किसी को दिक्कत है? किसी बच्चे को यहाँ तो दिक्कत है कि ये कैसे आया? सबको समझ में आता है यहाँ तक? हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं यस सर। ठीक है, हाँ, तो ये हम सब कर चुके हैं, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे हो रहा है। अब I2 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस है इन्फिनाइट। सर वो I1 है। अच्छा I1 है, सॉरी सॉरी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको I1 ले लेंगे। जो आपने नोटेशन माना है, I1 माना तो I1 ले लेंगे, I2 माना तो I2 ले लेंगे, जो भी आप यहाँ मान के चल रहे हैं वो चीज आप ले लें। ठीक है, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा IF, क्योंकि I1 हो जाएगा आपका 0, क्योंकि Rin क्या है, इन्फिनाइट है। आप यहाँ पे लिख देंगे I1 इक्वल्स टू 0 बिकॉज Rin इज इन्फिनाइट। तो ये ब्रैकेट में आप यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद ये स्टेप लिखेंगे। ठीक है, अब ये आ गया। अब देखिए I1 कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हम लिखते थे I1 सॉरी इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन R। अब R तो यहाँ पे है नहीं जी, अब क्या करेंगे? अगर R यहाँ पे होता तो हम क्या लिखते, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन R। R तो यहाँ पे है नहीं, तो अब क्या होगा? तो चलो हम इसको अभी I ही लिख लेते हैं। I इक्वल्स टू, इस साइड में क्या है, जो IF है, IF कहाँ से शुरू हुआ था, IF इस पॉइंट से शुरू हुआ था, तो इसका इनिशियल वोल्टेज क्या है, V2। इस पॉइंट पे खत्म हुआ था, तो इसका इनिशियल वोल्टेज क्या है, V, फाइनल वोल्टेज है V0। तो इनिशियल वोल्टेज इज V2 एंड फाइनल वोल्टेज इज V0, और जो इसका रेजिस्टेंस है वो क्या है, RF। ठीक है जी, अब इसका क्या करें, क्योंकि यहाँ पे तो R है नहीं, यहाँ पे तो C लगा रखा हुआ है, तो अब क्या होगा, करंट क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट वी विल डू इन दिस स्टेप? I होता क्या है? V अपॉन R। और Q अपॉन T। Q अपॉन T। वेरी गुड, ईशु ने क्या बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी दिस IC इक्वल्स, दिस I इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज dq ओवर dt। dq ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू करंट। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा है तब आप पढ़ लीजिए। I इक्वल्स टू dq ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, की चार्ज में कितना टाइम के साथ चेंज होता है, दैट इज आल्सो नोन एज करंट। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे dq ओवर dt। तो दिस इज इक्वल्स टू, यार आज कर्सर नहीं काम कर रहा है, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, dq ओवर dt इक्वल्स टू, अब V2 की वैल्यू क्या है भाई, V2 की वैल्यू 0 है, तो राइट हियर 0, देन इट बिकम्स माइनस V0 अपॉन RF। ठीक है जी, माइनस V0 अपॉन RF। अब आपने Q पढ़ा है, Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV पढ़ा है, Q इक्वल्स टू CV, यानी कि C इक्वल्स टू Q अपॉन B पढ़ा है ना, Q इक्वल्स टू CV। यस सर। ठीक है, तो इस, अरे ये क्या हो रहा है, तो इस Q की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, C और V। इन प्लेस ऑफ दिस Q वी कैन राइट C और V, क्योंकि हमारे पास यहाँ C भी अवेलेबल है और V भी अवेलेबल है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे इसको d बाई डी टी
डी बाई डी टी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सी वी। ठीक है, अब जो सी वैल्यू है, ये जो सी लिखा हुआ है, ठीक है ना, सी क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, आपको दिख रही है, क्योंकि सी तो हमने सर्किट में लगा दिया, फिक्स वैल्यू है, जो फिक्स वैल्यू है, जो फिक्स वैल्यू होता है उसको हम डिफरेंशिएशन के जो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सी डी ओवर डी टी। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे इनिशियल वोल्टेज क्या है, वी इन। क्या हो रहा है आज, 1 मिनट भाई होल्ड करो। ओके सर। ये इनिशियल वोल्टेज क्या है, वी इन, थोड़ा कर्सर मेरा माउस गड़बड़ कर रहा है, वी इन माइनस फाइनल वोल्टेज क्या है, वी टू, इक्वल्स टू माइनस का वी जीरो अपॉन आर एफ। यहां तक दिक्कत किसी को कि कैसे आया ये, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, सबको समझ में आ गया भाई, बढ़े आगे। सर ये कैसे आ गया सर, एक बार बता दीजिए। वी इन माइनस, देखो ये v है ना, v है ना, v, ये v किसके लिए है, इस i के लिए है, क्योंकि i हमें क्या था, dq ओवर dt, q क्या होता है, cv होता है। तो v की वैल्यू जो है, इनिशियल वोल्टेज यहाँ पे v इन है, देखो ना, i यहाँ शुरू हुआ था ना, इस पॉइंट से i शुरू हुआ था और यहाँ पे खत्म हुआ था, तो i इनिशियल वोल्टेज क्या है इसकी, v इन है, और फाइनल वोल्टेज क्या है इसकी, v2 है। तो इन प्लेस ऑफ दिस v, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू दो है v की, क्या है, एक v इन है माइनस v2। ठीक है, तो सी तो कांस्टेंट वैल्यू था, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हमने डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दिया। जो वेरिएबल वैल्यू है, जो चेंजेबल वैल्यू है, वो क्या है, वी इन माइनस वी टू है। इनिशियल वोल्टेज वी इन है और फाइनल वैल्यू क्या है, वी टू है। तो ये देखो यहाँ पे दिख रही है, दिस इज द इनिशियल वैल्यू वी इन एंड दिस इज द फाइनल वैल्यू वी टू फॉर द करंट आई करंट के लिए ये दो वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है वी की जगह पे वी इन माइनस वी टू। अब जो वी इन है, ठीक है, और जो V2 है, V2 तो हमारा जीरो है। देखिए यहाँ पे हमने लिख चुका है, फॉर्म द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, फॉर्म द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड V1 V2 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये V2 तो हो गया आपका, दिस बिकम्स जीरो। तो आपका बचा क्या, सी डी, यानी सी डिफरेंशिएशन ऑफ वी इन विद रेस्पेक्ट टू टी इक्वल टू वी जीरो माइनस आर एफ। तो अभी मैं नया ब्लैक बोर्ड लेता हूँ, उसमें नया एक्सप्रेशन लिखता हूँ। तो मैं समझ में आया कहां से वी आया ये, यस सर। अब देखिए नया मैं दिखाता हूं उसमें आगे करके। तो आपका क्या आया था वहां पे, सी डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी इंटू वी इन इक्वल्स टू, क्या तुम खा लो, मैंने खा लिया, इक्वल्स टू माइनस वी आउट अपॉन आर एफ। माइनस वी आउट अपॉन आर एफ। ठीक, हमें आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट को एक तरफ ले आएंगे, बाकी आरएफ को भी इसकी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा वी आउटपुट इक्वल्स टू माइनस का आर एफ और सी और डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट सिग्नल डी ओवर डी टी इंटू इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे वी इन का। तो देखिए जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो डिफरेंशिएट होके मिल रहा है इनपुट सिग्नल का, जो हमने वी इन दिया था उसका डिफरेंशिएट होके हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इट विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएटर। तो डिफरेंशिएटर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है,
आउटपुट भी हमको देखो डिफरेंशिएट होके मिल रहा है, तो इसका मतलब इट इज द डिफरेंशिएटर. इफ वी रिप्लेस आर विद कैपेसिटर देन इट बिकम्स अ डिफरेंशिएटर. तो ये डेरिवेशन आपको पेपर में करना है इस तरीके से जिस तरीके से मैंने किया है. तो ये जो RFC जो हमने लिया है, RFC ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है. अगर हम इनको 1 किलो ओम मान लें, RF को 1 किलो मान लें, इसको भी हम 1 मान लें, तो ये क्या पूरा 1 हो जाएगा. तो दिस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ अप्लाइड इनपुट वोल्टेज. तो यानी कि हमें जो आउटपुट मिलेगा वो डायरेक्टली डिफरेंशिएट होके मिल रहा है. तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंशिएटर. तो आप देखिए इसके जो नोट्स जो यहाँ पे हैं इसमें भी कुछ ऐसे ही किया गया होगा, लेकिन फाइनल आउटपुट देखो इन्होंने R लिया था तो R माइनस RC. अब ये जो माइनस साइन आया है, दिस माइनस साइन शोस दैट वी हैड अप्लाइड द इनपुट टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल. कि हमने जो इनपुट दिया था वो कहाँ दिया था, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया था. देखिए यहाँ, हाँ देखो यहाँ पे जो वीन हमने दिया है वो वीन जो कहाँ पे दिया था, हमने इन्वर्टिंग पे दिया था, इसलिए माइनस साइन अपने आप लग के आ गया वहां पे. अगर यही हम इनपुट नीचे देते तो ये माइनस साइन ऑटोमेटिक गायब हो जाता. ठीक है, अब आपको क्या करना है, अभी मैंने डिफरेंशिएटर कराया है, डिफरेंशिएटर का डायग्राम कराया है, आपको डेरिवेशन कराया है. अब इंटीग्रेटर मुझे करके दिखाइए. इंटीग्रेटर में करना क्या है, ये जो RF है इसको C कर दो और इस C को R कर दो और निकाल दी, देखें किसका आउटपुट आता है और क्या आउटपुट आता है. क्योंकि इंटीग्रेटर इज ए सर्किट व्हिच प्रोड्यूसेस द आउटपुट व्हिच इज द इंटीग्रेशन ऑफ अप्लाइड इनपुट सिग्नल. जो हमने इनपुट सिग्नल दिया है उस सिग्नल का इंटीग्रेट हो गया अगर हमें मिल जाए तब वो कहलाएगा इंटीग्रेटर. ठीक है, तो इंटीग्रेटर का मैं सर्किट आपको दिखा रहा हूं. ठीक है, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ इंटीग्रेटर. ठीक है, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ इंटीग्रेटर and now we are going to drive the output expression for this integrator. तो इसका आउटपुट एक्सप्रेशन निकालना है आपको, तो वो निकाल के मुझे दिखाइए क्या आएगा. अभी आपके पास 8 मिनट हैं. इस 8 मिनट में कोई कर सकता है, इससे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं वैसे, उसमें मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे. सर्किट आपको दिखा दिया मैंने. इस सर्किट से बस मुझे फाइनल एक्सप्रेशन कॉपी दिखा दो या व्हाट्सएप कर दो कि क्या आ सकता है. देखें कौन करता है सबसे पहले आज. कर रहे हैं भाई या मुझे करना पड़ेगा? यस सर. कर रहे हैं सर. गुड. और अटेंडेंस अंकित ले लेना बेटा, तो ओके. लेक्चर के बाद मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा. देखो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो. जो नहीं ध्यान से पढ़ेगा उसको सबसे टफ सब्जेक्ट यही लगेगा. तो दोनों पे डिपेंड करता है, पढ़ने वाले पे और पढ़ाने वाले पे. अगर दोनों का इंटरेस्ट है तो इसमें आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो बहुत इजीली. ठीक है, लिखने का तरीका क्या होगा, कैसे लिखना है वो मैं आपको नोट्स दूंगा कि किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, कैसे लिखना है. वो आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे जब खुलेंगे. अभी तो मैं आपको नोट दे ही रहा हूँ. ठीक है, हैंड रिटन मूवी नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए, जिसमें आपको देख के मैं मान जाएगा कि आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए पेपर में. ठीक है, तो इसमें आप इजीली 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर थोड़े ध्यान से पढ़ोगे तो. और ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है जो आप लोग ना कर सको. ठीक है, तो ये नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा. आप लोग इससे जो है अभी आज लेक्चर के बाद डिलीवर कर दूंगा. और मैं ERP पे पर डे नोट्स अपलोड करता हूँ लेक्चर वाइज. ठीक है, तो अगर आप लोग को ऐसा करो, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, एक सेकेंड में मेरा स्टूडेंट है नितिन, जो भी मैं नोट्स अपलोड करता हूँ लेक्चर वाइज वो क्या करता है वहां से डाउनलोड करके उस यूनिट में पेस्ट कर लेता है. तो उसके पास सारे नोट जो है ना यूनिट वाइज अपडेटेड है. पहले मैंने उसको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट्स. तो जो लेक्चर में लेता था उसके नोट्स में ERP पे अपलोड करता था लेक्चर वाइज, तो वो क्या करता था लेक्चर वाइज डाउनलोड करके अपने सीक्वेंस में उनको पेस्ट करता रहता था. तो उसके पास वो सारे नोट्स जो मैंने पढ़ाए थे वो यूनिट वाइज नोट्स हो गए. तो मैंने उससे मांगा बेटा जो मेरे नोट्स थे तो मुझे हैंड ओवर कर दे. तो उसने मुझे मेल किया वो सारे नोट्स सिस्टमेटिक वे में टॉपिक वाइज, इसके बाद कौन सा टॉपिक क्या है
तो इसी तरीके से आप लोग अगर चाहें तो अरेंज कर सकते हैं सारे नोट्स ईआरपी से निकाल के। बाकी तो मैं आपको भेजते हूँ। ईआरपी में जहाँ पे लेक्चर आपका रहता है ना, जहाँ पे वीडियो रहता है, उसी के पास में नोट्स रहते हैं। ठीक है, उसी के पास में नोट्स मिलेंगे, तो वहीं आप जब उस पर क्लिक करोगे तो नीचे फाइल अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। उसमें आपको देखेंगे पर डे लेक्चर वाइज आपको नोट्स मिलेंगे, पर डे के लेक्चर के नोट्स। जो भी मैं चाहे सेकेंड ईयर पढ़ाता हूँ, चाहे थर्ड ईयर, चाहे फर्स्ट ईयर, सबके नोट्स में ईआरपी पे पर डे अपलोड करता हूँ डेट वाइज। तो बच्चे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे तो वहीं से निकाल लेते हैं ईआरपी से, लेकिन आप लोगों को मैं व्हाट्सअप भी करता हूँ। हाँ, आ गया सर वी इन अपॉन सी हाँ आर मैं एफ का इंटीग्रेशन माइनस। क्या आया है आउटपुट? सर वी इन डिवाइड में सी हम्म, आर एफ का इंटीग्रेशन माइनस में। बिल्कुल सही। ठीक है, माइनस साइन के साथ में 1/RC इंटीग्रेशन ऑफ ये आ रहा अप्लाइड है, इनपुट, यस यही तो आ सर, रहा है। हाँ, जी तो सर। वही बता रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी करोगे ना ऑटोमेटिक हो जाए, कंसेप्ट नहीं। अब जितनी बुक पढ़ोगे उसमें एक नया कंसेप्ट दे रखा होगा आपको, सिर्फ बुक आप पढ़ें वेल एंड गुड, लेकिन करना आपको अपने उससे है। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना डेरिवेशन निकालें, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसी कंसेप्ट से डेरिवेशन कर निकालें, उसी कंसेप्ट से आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करें, सबके आंसर निकल आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करिएगा। जिसको दिक्कत आएगी, जिसका नहीं होगा, मतलब किसी का नहीं हो पाया, तो कल हम इंटीग्रेटर भी कराएंगे दोबारा। ठीक है, इंटीग्रेटर कराएंगे, प्लस कुछ लोगों की दिक्कतें थी, कुछ लोगों की रह गई थी, तो वो हम कल सॉर्ट आउट सर करेंगे। एक एक बार नॉन जेम इन्वर्टिंग बोर्ड वाला, वाली वो फाइल खोल दो। अच्छा, एक नॉन इन्वर्टिंग का एडर रह गया ना, नॉन इन्वर्टिंग का एडर भी जो है कल मैं आपको करा दूंगा। नॉन इन्वर्टिंग का एडर प्लस, और जो आपका ये रह नेक्स्ट पेज गया सर। इंटीग्रेटर। सर नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ क्लियर आ। सर हाँ बेटा बताओ। थैंक यू सर। सर इसका ठीक ठीक गेन हो नहीं गया। निकालते हैं। क्या बेटा? जी सर। सर इसका गेन नहीं मयंक निकालते। कुछ पूछ रहा है, क्या चीज नहीं सर लिखा मैं है? कह रहा था सर मैं कह रहा था गेन नहीं निकालते इसका। हाँ, क्या निकालते हैं? रियल सर मैं पूछ रहा हूँ गेन सर, बोल रहा है गेन सर, गेन। निकालते हैं इसका, निकालते हैं नहीं गेन तो वही निकालते? हो जाएगा ना, गेन? वी आउटपुट अपॉन वी गे, इनपुट। गेन गेन जब गेन निकालना निकालेंगे तो निकल वी जाएगा। आउटपुट अपॉन वी इन करेंगे। हाँ ठीक है, तो अब वीन क्या है? ऑलरेडी डिफरेंशिएटर, डिफरेंस से पहले उसको आप डिफरेंशिएट कर लो, तब निकाल पाओगे ना आप, क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको आपने डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना पहले यहाँ पे। तो गेन कैसे निकालोगे भाई? जब इसका डिफरेंस आपने इनपुट सिग्नल का ही डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, जब आप इनपुट सिग्नल का डिफरेंशिएट कर दोगे, वो टोटली इनपुट कहाँ रह जाएगा? जब गेन तो ये आएगा वी आउटपुट अपॉन वी इन। अब वी इन ही आपका डिफरेंशिएट होके आ रहा है, तो कैसे गेन निकालोगे इसमें? सर नहीं निकालते ना। गेन का फॉर्मूला क्या है? वी आउटपुट अपॉन वी इन, है ना। अब वी इन वही होना चाहिए जो आप दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? वो डिफरेंशिएट होके आ रहा है। या तो फिर आप ऐसे करें वी आउटपुट अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तब वो गेन के बराबर होगा। लेकिन डिफरेंशिएशन तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे गेन में डिफरेंशिएट कर देंगे तो गेन कहाँ रह जाएगा? वो तब वो गेन की कोई छोड़ना हो जाएगा, क्योंकि जो गेन होता है वो वी आउटपुट अपॉन विन होती है, वी इन होता है, ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ वी इन। बात समझ में आई? तो इसमें गेन हम नहीं निकालेंगे, देयर इज नो नीड टू। हम गेन कैसे निकाल पाएंगे? यहाँ पे गेन निकलेगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये डिफरेंस, अगर यहाँ पे यस सर। डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये डिफरेंशिएशन नहीं होता तो हम वी आउटपुट अपॉन विन कर लेते, है ना। बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, यानी जो हम इनपुट दे रहे हैं वो ओरिजिनल इनपुट कहाँ रह गया? वो तो डिफरेंशिएट हो गया, तो यहाँ पे हम गेन इसमें नहीं निकालते। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो अब हम लोग फिर कल मिलते हैं। आपका जो शेड्यूल लेक्चर कल फ्राइडे है ना, फ्राइडे में आपका फर्स्ट लेक्चर होगा। तो फर्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग कल फर्स्ट लेक्चर नहीं होगा, सैटरडे में फर्स्ट होता है, कल शायद दूसरा लेक्चर होगा, सेकंड। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर में फिर हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एडर करना है, जिसका नहीं हुआ है वो आज प्रैक्टिस करेंगे। नॉन इन्वर्टिंग एडर प्लस इंटीग्रेटर, और भी जो ओपन की सबकी जो प्रॉब्लम्स हो, और एक दो मैं न्यूमेरिकल चूज कर लूंगा कहाँ पे, कल देखें कोई सेकंड है न्यूमेरिकल सर। रह गया हो। हाँ, कल सेकंड लेक्चर होगा, तो एक दो न्यूमेरिकल्स और भी जो होंगे इस यूनिट्स के आते होंगे, तो वो न्यूमेरिकल्स भी करा लेंगे। ठीक है, ओके। तो फिर कल ये ओपन का पोर्शन हम लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, फिर हम लोग कुछ देखेंगे आगे क्या पढ़ना हम लोगों को, उसी जी हिसाब सर। से फिर हम लोग करेंगे।
चलो ठीक है, कल मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मिलते हैं फिर कल जी हम सर। लोग। ओके, बाय बाय, ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।